नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है 69,000 भर्ती फंसा एक और पेंच। जी हाँ, हमारा देश पूरे विश्व का सबसे युवा देश है। वो सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश के लोग हैं। 60% से ज़्यादा युवा है हमारा देश और इसीलिए हम युवा देश कहलाते हैं। जापान समेत तमाम देश बुजुर्ग की राह पर हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादातर बुजुर्ग हैं। अब ये जो युवा है, ये युवा किसी भी देश का भविष्य बदल सकते हैं और ये उसका अभिशाप भी बन सकते हैं। अगर इन युवाओं को रोजगार दिया जाए, इनके काम को हाथ मिले तो ये किसी भी देश का भविष्य संवार सकते हैं। उसको विकासशील देश से निकाल करके विकसित देश की कगार पर खड़ा कर सकते हैं, विकसित देश की कगार पर ला सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं युवाओं को रोजगार ना मिले तो ये भटक भी सकते हैं और फिर वो देश एक अभिशाप हो जाएगा, क्योंकि युवाओं को रोजगार ना मिलना अपने आप में एक बड़ा अभिशाप है। तो अब लेकिन जब जब वैकेंसीज निकलती है, ये किसी भी सरकार की अब बात करें, जब जब वैकेंसीज निकलती है और ये भर्ती होती है, उसमें कोई ना कोई घपला घोटाला जरूर हो जाता है। साफ सुथरी वैकेंसी नहीं होती है। आखिर ये अधिकारी करते क्या हैं, ये कहाँ से इतनी मनमानी करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला था। तमाम जगह पर चक्कर लगाए गए, कोर्ट के चक्कर भी लगाए गए, लेकिन ये मामला नहीं सुलझा। 69,000 भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 71,277 लोगों की भर्ती कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आनन फानन में ये भर्तियां की भी, लेकिन अब इसमें तमाम तरह के पेंच आ गए। पेंच नंबर 1, आरक्षण का सही से अनुपालन नहीं किया गया। पेंच नंबर 2, जो इनके नोटिफिकेशन में लिखा था कि 22 दिसंबर 2018 के बाद जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे हजारों लोगों ने इसमें ना सिर्फ अप्लाई किया बल्कि उनको चयनित भी कर लिया गया। ये लोग जिनको चयनित किया गया वो लोग कोर्ट भी गए, लेकिन उनको कोर्ट से राहत नहीं मिली। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ये बार बार मामला फंसता है। एक तो ये मसला, दूसरा ये कि बाकी बचे जो 37,000 लोग हैं, 37,000 भर्तियां हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में अपना रिजर्व किए हुए जो वर्डिक्ट था उसको रिजर्व किए हुए 90 दिन से ज़्यादा हो गए। क्यों नहीं उस सरकार उस वर्डिक्ट को रिलीज करवाती है? क्यों नहीं सरकार पैरवी करके उन 37,000 युवाओं को भी नौकरी दे देती है? कुछ भी हो, कम से कम युवाओं को नौकरी तो मिले, वो अपना भविष्य संवार सकें, अपने परिवार का भविष्य संवार सकें और साथ ही साथ में प्रदेश और देश का भविष्य भी संवार सकें। आखिर क्यों नहीं ऐसे होता, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए इनकी दशा को, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भले ही यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी हो, भले ही सरकार गैर विवादित पदों पर नियुक्ति देकर अभ्यर्थियों को राहत दे चुकी हो, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में अब कई पेंच हैं जिनके खुलने का इंतजार बाकी है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की 31,270 की लिस्ट में जो अभ्यर्थी चयनित हुए, उनमें लगभग 4,000 से अधिक अभ्यर्थी बीटीसी 2015 बैक पेपर के हैं। इतना ही नहीं, 22 दिसंबर 2018 आवेदन अंतिम तिथि के बाद के सीटेट पास हुए अभ्यर्थी शामिल हैं, जबकि नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा था कि 22 दिसंबर 2018 के बाद शैक्षिक योग्यता हासिल करने वाले अभ्यर्थी भर्ती में शामिल नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों का नाम 31,270 की लिस्ट में कैसे शामिल हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ अभ्यर्थी तो इस लिस्ट में ऐसे शामिल हो गए जिनको उम्मीद तक नहीं थी कि वे इस लिस्ट में चयनित होकर शामिल हो जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अधिकारियों की घोर लापरवाही है और इसकी वजह से उनका नाम गलत तरीके से लिस्ट में शामिल कर दिया गया। 22 दिसंबर 2018 आवेदन की अंतिम तिथि के बाद शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ने कोर्ट में अपना ये मामला लेकर गए, लेकिन राहत नहीं मिली।
अधिकारियों ने अपने नोटिफिकेशन को नकार के लापरवाही की हदें पार कर दी। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार 31,270 की चयनित लिस्ट में ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाए और लिस्ट दोबारा जारी करे जिन्हें गलत नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उनसे नियुक्ति पत्र वापस लिए जाएं। अब एक बार फिर नियुक्ति को लेकर विवाद छिड़ा है। सवाल यही है कि आखिर ये विवाद कब तक चलेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, 69,000 भर्तियां युवाओं को मिलना था ये रोजगार, लेकिन नहीं मिल रहा है। तमाम जगह पर रिक्वेस्ट की गई, सरकार से भी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। शबनम पांडे हमारे साथ में जुड़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेत्री है। बहुत स्वागत है शबनम पांडे जी आपका। ओंकार नाथ सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। और 3 बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुटे हुए हैं, हम उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। रंजीत यादव, आपका भी बहुत स्वागत है। और एक और बहुत खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ने वाली है, जब वो जुड़ेंगी तो हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। हम सीधा रुक करेंगे अमित तिवारी का। अमित तिवारी, मामला क्या है पहले आप समझा दीजिए, फिर राजनीतिक पार्टियों से इस पर बहस करेंगे। सर, मामला ये है कि जो भर्ती 69,000 के सापेक्ष 31,277 पद भरे गए, इसमें आर्ता तिथि 22/12/2018 की लगाई गई और निदेशालय की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी हुई कि 69,000 सापेक्ष के लिए जो 2 जून को शासनादेश जारी हुआ था, उसी शासनादेश पर यह भर्ती संपन्न होगी। उसमें स्पष्ट गाइडलाइंस थी। लेकिन बीएसए ने क्या किया, सभी जगह के बीएसओ ने क्या किया कि अपनी मनमानी से उन्होंने किसी भी कोर्ट ऑर्डर को नहीं माना, उन्होंने किसी गाइडलाइन को नहीं माना। एक ही जिले में एक अभ्यर्थी जिसके कम अंक है उसको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया, वहीं पर दूसरे अभ्यर्थी जिसके कम अंक है और उसको नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया। ऐसा इसलिए कि उनको ये तो पता तो था, लेकिन वो पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है, हमें नहीं मालूम। ये 31,277 अलग भर्ती है, वो आदेश था 69,000 के लिए। जबकि बीएसए लोगों के पास सीधे निदेशालय से सारी सूचनाएं जाती हैं, मेल पर जाती हैं, सारे ऑर्डर उनके पास हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने ऑर्डर उपलब्ध कराने की कोशिश की, हम लोगों ने ज्ञापन देने की कोशिश की। सर, हम लोगों ने ज्ञापन दिया तो बीएसए साहब कहते हैं हम कोई ज्ञापन नहीं लेने वाले हैं। क्यों लें ज्ञापन, आप जाके सचिव साहब से मिलिए। हम जाते हैं सचिव साहब के पास, मिलते हैं, उनको ज्ञापन देते हैं। प्रताप सिंह बघेल साहब को मैंने ज्ञापन दिया। उसके बाद में इलाहाबाद में संयुक्त सचिव विजय शंकर मिश्र जी को ज्ञापन दिया गया, उन्होंने बाकायदा रिसीविंग दी हम लोगों को। तो उसके बावजूद सचिव साहब कहते हैं कि बीएसए से कहिए कि आप अगर नहीं मानेंगे इस आदेश को तो आपकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन बीएसए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। एक और सरकार नौकरी देने जा रही है, नियुक्ति पत्र देने जा रही है। दूसरे अभ्यर्थी भी हमारे साथ मौजूद है, रंजीत यादव। रंजीत जी, आप बताइए क्या पीड़ा है आपकी? सर, पीड़ा मेरी ये है कि सर ये जो 69,000 भर्ती पिछले 2 साल से गतिमान है उत्तर प्रदेश में, इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया और आदेश में ये बोला गया कि 31,277 भर्ती जो है वो जो शिक्षा मित्रों के पद रिजर्व हैं उनको छोड़ के इस भर्ती को अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। सरकार ने अभी जल्दी इस भर्ती की शुरुआत तो हुई सर, लेकिन मामला फिर वहीं का वहीं फंस गया जाके। मामला ये फंसा सर, आरक्षण के साथ पहले भी खिलवाड़ हुआ था, उसके लिए सर कई सारी याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं। उसके अलावा सर अभी जब सरकार ने 69,000 भर्ती का रिजल्ट घोषित किया था, उसके साथ 22 दिसंबर 2018 को एक विज्ञप्ति भी जारी की जिसमें बताया गया कि कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वो बीटीसी अपेयरिंग हो, बीटीसी बैक हो, सीटेट 2019 वाला हो या बीएड अपेयरिंग हो या कोई बाहरी राज्य वाला अभ्यर्थी हो जिसका 5 वर्ष का निवास प्रमाण पत्र नहीं है, वो कोई भी अभ्यर्थी इस भर्ती में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि सर उन्होंने 22/12/2018 का जियो जारी किया था। लेकिन सर मामला क्या हुआ सर, मैं आपको ये लिस्ट दिखा सकता हूँ
इस तरीके से सर हमारी टीम ने मिल के तकरीबन 4000 से ज़्यादा, केवल 31,277 की लिस्ट में 4000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हम लोगों ने ऐसे खोज डाले। हमने सारे अभ्यर्थियों ने प्रयास करके एक लिस्ट बनाई जिसमें 4000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 31,277 भर्ती में हैं। तो सर जब इतने अभ्यर्थी जो इनवैलिड हैं, इस 31,277 में किसी भी तरीके से कोई भी अर्हता नहीं रखते हैं, यदि उनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा रहा है तो सर हम लोगों का क्या होगा, जो सरकार के सभी मानकों को पूर्ण करते हैं, तभी हम लोगों का सर जो है भविष्य अंधकार में जा रहा है, और जो सर फर्जी लोग हैं उनको इस भर्ती में अंदर किया जा रहा है। ठीक है, हमारी एक शिकायत है आपसे कि जो जिन लोगों को नियुक्ति मिल रही है उनको फर्जी ना कहें। हाँ, गलत तरीके से उनको नियुक्ति पत्र मिल गया है क्योंकि वो भी युवा हैं, आप ही की तरह नौकरी की चाहत रखते हैं। शबनम पांडे जी का रुख करें। शबनम पांडे जी, आपने दोनों अभ्यर्थियों की बात सुनी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये जो शिक्षक भर्ती है, इस मामले को लेके अभ्यर्थी ही कोर्ट में गए थे और कोर्ट के आदेशानुसार जो 31,000 कुछ भर्तियों को करने का कोर्ट ने आदेश दिया और सभी को शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व करने की बात कही। और जब कोर्ट के आदेश के अनुसार भर्तियां हुई तो पहले तो ये अभ्यर्थी कर रहे थे कि आरक्षण के अनुसार भर्ती नहीं हुई, लेकिन मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें सामान्य श्रेणी के 15,933 लोगों को किया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग के 8,513 को किया, एससी का 6,615 और एसटी का 216। तो देखिए, मैं देख रही हूँ कि भर्तियां जो है आरक्षण के जिस तरीके से नियमावली है उसके अनुसार किया गया है, और जितने भी भर्ती पत्र दिए जा रहे हैं लोगों को, उसमें जो भी याचिकाकर्ता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गया है उसको मेंशन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्योंकि इस मामले को देख रहा है, मेंशन करते हुए भर्ती की गई है। मुझे नहीं लगता कि बीएसए अपने लेवल से इस तरह की गलती कर सकता है, क्योंकि बीएसए को भी पता है कि अगर मैं गलती करूंगी, ठीक है रंजीत जी, आपको मौका दूंगा पूरा जी, निश्चित तौर पे जाएगी। और कोई अपनी नौकरी को दांव में लगा के अगर नियम विरुद्ध काम करता है तो वो निश्चित तौर पे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की मंशा साफ है, और देखिए सुप्रीम कोर्ट के भी अभी जजमेंट आना है इस केस में, और मुझे लगता है दिवाली से पहले अगर आ जाता है तो निश्चित तौर पे ये पूरे 59,000 का मामला भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है शबनम पांडे जी। ओंकार नाथ सिंह जी, भर्ती कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, जब भर्तियां निकलती हैं ये इफ एंड बट जरूर लगते हैं, क्या करे देश का युवा? तो ये होता है कि सरकार, मुझे लगता है, चाहती ही नहीं है कि भर्ती हो, और इसलिए तरह तरह के लफड़ा में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और दूसरी चीज ये है कि सरकार जो है अनुभवहीन है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, इसके पहले 68,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें आपने एक मापदंड रखा, उस मापदंड में आपने सबका सिलेक्शन कर दिया। उस मापदंड में था कि 45% जनरल के लिए और 40% शेड्यूल कास्ट के लिए, रिजर्व क्लास के लिए था, और उसके हिसाब से उन्होंने सिलेक्शन किया, भर्ती कर दी, वो नौकरी कर रहा है। उसके बाद फिर 69,000 सीटों का हुआ, उसमें हुआ कि 31,000 लोगों को ही लिया जाएगा, और 69,000 में इन्होंने क्या किया, मापदंड कर दिया 60% रिजर्व क्लास का और 65% जनरल क्लास का। अब जब 65 और 60 कर दिया तो उसमें बहुत से लड़के पीछे रह गए, शिक्षा में तो कुल 8,000 इसके अंदर आ पाए, उनका सिलेक्शन जो भी हुआ किस तरह से करके। अब आप ये देखिए कि ये जब 60 और 65% जब आपने एडवर्टाइज किया था पोस्ट में, तब नहीं लिखा था, ये बाद में आपने अपना बना लिया। आप जानते हो कि इन केसेस में कोर्ट में लोग जाएंगे, लिंगर ऑन होगा, जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं उसमें जो लड़के नीचे से ऊपर लाए गए, ऊपर वाले लड़कों को नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया? और सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया है हाई कोर्ट में। ठीक है जी, ठीक है, आपके पद है मनोज जी का, ठीक है, बने रहे सर हमारे साथ। आपके पद है मनोज जी का रुक। मनोज जी, बड़ी बात यह है कि जब नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया
कि 22 दिसंबर 2018 के बाद के चयनित लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये 4000 की जो लिस्ट इन युवाओं ने बनाई है, बाकी तो ना जाने कितने हजार इसमें होंगे, कैसे इसमें भर्ती हो जाते हैं। एक मूवी आई थी सब गोलमाल है जी, ये सरकार भी सब गोलमाल वाली है। जितनी भी भर्तियां हुई, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का इतिहास बड़ा साफ सुथरा नहीं रहा है। सरकार किसी की भी रही हो, हमारी हो, भाजपा की हो या बसपा की हो, किसी की भी रही हो, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, तमाम सारे मानकों पे भर्ती जब की जाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो निश्चित तौर पर अधिकारियों के द्वारा कुछ न कुछ इधर उधर का गेम किया जाता है। इस बात से सहमति मैं व्यक्त करता हूं, लेकिन उस भर्ती को अंतिम पायदान तक पहुंचाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कहीं कमियां त्रुटियां हैं या कुछ भी भ्रष्टाचार है तो उसका निस्तारण किया जाना चाहिए। लेकिन जब जिस सरकार में सब गोलमाल है, मैं याद दिलाना चाहूंगा प्रदीप जी, जब हम बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ते हैं तो उसमें बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा है कि आरक्षित वर्ग के लोगों को हम 1 से 1.5 साल के अंदर कई लाख लोगों को उनके आरक्षण के हिसाब से नौकरी पत्र हम उनको देंगे। आप देख लीजिए कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं, सबसे बड़ा जो भी करा ले गए सरकार के द्वारा, सबसे बड़ा उसमें लूपहोल है कि उसमें आरक्षित वर्ग के लोगों की संख्या को काटा गया है, छांटा गया है। ये एक त्रुटि है सरकार की सोची समझी, ये राजनीति और उनकी षड्यंत्र के तहत इस तरह की चीजें हुई हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास नौकरियां तो बहुत हैं लेकिन योग्य बच्चे नहीं हैं, तो जब योग्य बच्चे नहीं हैं तो वो दूसरे प्रदेशों से योग्य बच्चे लेके आते हैं। जो इन बच्चों के द्वारा बनाई गई 4000 की लिस्ट है, या जो परीक्षा नहीं भी दिए होंगे, ये तो उनको भी भर्ती करा देते हैं। इसीलिए मैं बार बार प्रदीप जी एक बात कहना चाहूंगा, खैर वो मंतव्य नहीं है मेरा, लेकिन सरकार सुन रही होगी, अधिकारी सुन रहे होंगे, सब गोलमाल है, सब गोलमाल है आपके हिसाब से। शबनम पांडे जी के पास चलेंगे। शबनम पांडे जी, कुछ सवाल हमारे हैं जनता युवाओं की तरफ से, मैं आपसे पूछ लेता हूं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब प्रोसेस में साफ लिख दिया गया, नोटिफिकेशन में साफ लिख दिया गया कि 22 दिसंबर 2018 के बाद जो लोग सीएट है, सीटेट है या बीएड है, जो भी हो, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो आखिर ये जो 4000 की लिस्ट बनी है जो उस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये कैसे इनको चयनित कर लिया गया है ना? उन्होंने मिलकर बनाया है, इसको वो चैलेंज करें कोर्ट में, क्योंकि ऐसा कतई नहीं हो सकता कि जो शबनम पांडे जी, हर ये युवा, मैं आपको कह रहा हूं, ये युवा, कमजोर युवा अपना घर बार बेचकर कितनी बार कोर्ट का चक्कर लगाएंगे, वकील की फीस देंगे, बार बार कोर्ट का चक्कर लगाएंगे। क्यों नहीं साफ सुथरी एक बार इनको नियुक्त पत्र मिलता है? क्यों ये जो बीच में बैठे हुए आपके अधिकारी हैं वो क्यों इस तरह की घपलेबाजी करते हैं? साफ सुथरी लिस्ट जारी करती है। और मैंने आपको, जैसा ये कह रहे हैं कि आरक्षण के हिसाब से नहीं दिया गया, मैं आपको साफ आंकड़ों के साथ बता रही हूँ। 50 बात अभी मैं आरक्षण की नहीं कर रहा हूँ शबनम पांडे जी, अभी तो बात सिर्फ ये चल रही है कि 22 दिसंबर 2018 के बाद जो लोग पास हुए हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उन लोगों ने ना सिर्फ अप्लाई किया बल्कि नियुक्त पत्र भी मिल गया। मैं कह रही हूँ प्रदीप जी कि पहले ही आरक्षण पे भी उठाए थे और वो गलत साबित हो गया। मैं आपको पूरे आंकड़े दे रही हूँ, ये भी बातें नहीं, गलत नहीं साबित हुआ ना शबनम पांडे जी, गलत साबित नहीं हुआ, वो अभी भी मामला लटका हुआ है। जी, दूसरी चीज शबनम पांडे जी आप कह रही हैं कि है, ये भूल रहे हैं कि गोलमाल वाली ना, अभी मैं सपा के प्रवक्ता के गोलमाल पर बात नहीं करूंगा। शबनम पांडे जी, आपने कहा तमाम विभागों में, शबनम पांडे जी एक सवाल बहुत विनम्र अनुरोध के साथ में, आपने कहा ये अभ्यर्थी, ये युवा कोर्ट चले जाते हैं, क्या इन युवाओं को शौक लगा हुआ है कि अपना घर बार बेचकर, अपनी खेती बाड़ी बेचकर कोर्ट का चक्कर लगाएंगे?
किसी भी जनता के किसी भी लोगों को ये लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो और सरकार पे भरोसा नहीं करते हैं तो वो फिर कोर्ट जाके देखेंगे, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है। सरकार उन्हें भरोसा दिला रही है कि हम कहीं अन्याय नहीं होने देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, हम न्यायपूर्ण तरीके से जैसा भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता हम वैसी भर्तियां कर रहे हैं। सरकार की कहीं भी पक्षपातपूर्ण रवैया सरकार का नहीं दिख रहा है इस प्रकरण में। शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी एक सवाल और सुन लीजिए जी। शबनम पांडे जी एक सवाल सुन लीजिए। सवाल शबनम जी, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी लगातार अधिकारियों को दंडित कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, टर्मिनेट भी कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी उनके निशाने पर हैं। अभी खाद्य विभाग में जो घोटाला हुआ विक्रय केंद्र पर, वहां बड़े बड़े अधिकारियों को निलंबित किया गया। आपको नहीं लगता आपकी सरकार की मंशा जो भी साफ हो, लेकिन ये अधिकारी उसमें पलीता लगा रहे हैं? एक भी अधिकारी, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, आपने देखा होगा कि इस शासनकाल में 3.5 साल में आईपीएस, आईएएस, तमाम बड़े अधिकारी, छोटे कर्मचारी, सब पे इस तरीके की लापरवाही करने पे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। इस मुद्दे पे भी एक भी अधिकारी अगर गलत पाया गया तो उन पे कार्रवाई निश्चित तौर पे सरकार करेगी। सरकार पूरी तरीके से सजग है, लेकिन अभ्यर्थियों को भी सरकार पे भरोसा करना हो, क्योंकि जो लिस्ट जारी किया है। नहीं, कैसे भरोसा हो शबनम जी? भरोसा कैसे हो? भरोसा जगाना काम आपका है ना। एक सवाल है मेरा। नहीं, अभी पहले अमित जी, एक सवाल पूछ लूं। पहले ओंकार नाथ सिंह जी से एक सवाल पूछ लेते हैं। ओंकार नाथ सिंह जी, हालांकि ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ये सवाल यही छोड़ देता हूं। आपने कहा कि भाजपा को शासन चलाने का अनुभव नहीं है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। अमित तिवारी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जैसा कि मैम कह रही हैं कि हम कोर्ट जाएं, सर हम कोर्ट भी गए। हम कोर्ट से ऑर्डर, ये देखिएगा 22/12/2018 का देवेंद्र सिंह का ऑर्डर है, याचिका लेके आए कोर्ट से ऑर्डर। हमने बीएसए साहब को उपलब्ध कराया, बीएसए साहब नहीं मान रहे। ये रेखा देवी हैं गोंडा से सर, सारी चीजें ऑनलाइन है, आप रोल नंबर डालिए, सारी चीजों को निकाल लीजिए। इनका रिजल्ट स्टेटस देख लीजिए, ये फेल है, मैंने यहाँ ये रहा। और ये देखिएगा इनको नियुक्ति पत्र निर्गत हो गया है, इनके आगे लिखा हुआ है नियुक्ति पत्र निर्गत। इनका रिजल्ट 2019 में आता है। इसी तरह से इलाहाबाद से एक अभ्यर्थी हैं, एक सचिन पुरोहित है सर, ललितपुर से 25 साल की उम्र में उन्होंने शिक्षा मित्र का कॉलम भर दिया। 25 साल की उम्र में कैसे पॉसिबल है कि वो शिक्षा मित्र हैं? उन्होंने 10 साल का वेटे ले लिया, यानी कि वो 15 साल की उम्र में शिक्षा मित्र बन गए थे सर। जब 15 साल की उम्र में अभ्यर्थी हाई स्कूल नहीं पास कर पाता है, तब वो शिक्षा मित्र होके यहाँ पर चयनित हो गए, और वो एबीएसए के लड़के हैं सर। ठीक है, एबीएसए जवाब दे देता हूँ। शबनम पांडे जी, आपने देखा ये ऑनलाइन सारा सिस्टम है, और उस ऑनलाइन में दिखा रहा है कि जो अभ्यर्थी फेल है उसको नियुक्ति पत्र मिल गया है इस तरीके का। तो वैसे तो देखिए न्यायालय जाना एक सबसे न्यायपूर्ण बात है, लेकिन वो प्रमुख सचिव के पास भी जाए, विभागीय प्रमुख सचिव के पास जाए और एक प्रतिनिधि मंडल और ये सारी बातों को उनके संज्ञान में डाले। क्योंकि देखिए इस तरह की त्रुटि होना मुझे संभव नहीं दिखता है, लेकिन अगर इन्हें लगता है तो एक बार एक प्रतिनिधि मंडल लेके प्रमुख सचिव के पास जाए, और नहीं मैम हम लोग गए थे, बिल्कुल मैम, गए थे प्रतिनिधि मंडल लेके गए थे। मुख्य सचिव से मिले, प्रताप सिंह बघेल सर से मिले, उनको मैंने ज्ञापन दिया, मैंने कहीं विजय कोई शंकर सुनवाई मिश्र नहीं। जी को ज्ञापन दिया। मैंने कहा सर यहाँ से एक स्टेट फॉरवर्ड ऑर्डर निकाल दीजिए, सभी बीएसए को दे दीजिए। सचिव साहब कहते हैं कि अब ऑर्डर तो 2 जून को निकाला जा चुका है, उसी शासनादेश पर भर्ती होगी, आप जाइए सभी बीएसए से मिलिए, हम 75 जिलों के बीएसए को फोन करेंगे। सर ये काम मतलब 75 जिलों को बीएसए को फोन करने, जो अधिकारियों को काम अधिकारियों को करना चाहिए वो सर अभ्यर्थी कर रहे हैं, फोन करके हम जाके करेंगे। हमारा इन जो मतलब आए हैं इनवैलिड लोग हैं, इनकी वजह से मेरिट हाई हुई, हम बाहर हुए। ठीक है अमित जी, रंजीत जी, आप दोनों का दर्द हम समझते हैं, हम उस दर्द को बढ़ाएंगे, लेकिन जरा उससे पहले एक ब्रेक पर जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को बढ़ाएंगे कि आखिर ये युवा ही सारे बीएसए को फोन क्यों करें, हर 75 जिले में जा करके क्यों बीएसए को सजग करें कि भाई साहब आपने गलत कर दिया, इसको सही कर दीजिए।
क्यों नहीं लखनऊ में बैठे अधिकारी बीएसए को फोन करते हैं, बताते हैं, कोई दूसरी से जुगत लगाते हैं। बड़ा सिस्टम है, बड़ा सरकार के पास में बड़ा हाथ है, वो क्यों नहीं इस पर कोई कदम उठाते? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। घर में आएंगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार, स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं और एक और खास मेहमान लगातार जुड़ने की कोशिश कर रही है। बबली पाल भी हमारे साथ में जुड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन शायद कोई तकनीकी दिक्कत है जो जुड़ नहीं पा रही है। बबली पाल जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो आप अपनी बात रख सकती हैं। चलिए, बबली तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रंजीत जी के पास, रंजीत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर, जो मैम ने अभी बताया कि यदि अभ्यर्थी इस लिस्ट से नाखुश हैं तो वो कोर्ट जा सकते हैं। सर, एक बार मैम ने ये नहीं कहा कि यदि इन अभ्यर्थियों की शिकायत आई है तो हम प्रशासन को, विभाग को, अधिकारियों को अवगत कराएंगे कि यदि ये शिकायतें निकल के आ रही हैं तो क्यों ना इनको दूर किया जाए। सर, आपको मैं लेकिन रंजीत, एक बात तो सही है ना, कोर्ट तो सरकार गई नहीं थी, कोर्ट तो आप ही लोग गए थे। जी सर। जी सर, मैं आपको अवगत कराता चलूं सर जी कि जब ये लिस्ट आई उसके बाद सर ये काम सारे अधिकारियों का था कि जब काउंसलिंग हो रही थी, काउंसलिंग स्थल पर जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा था वहां पर सर एक एक चीज को चेक करना चाहिए था ताकि कोई भी गलत अभ्यर्थी, किसी भी प्रकार का कोई भी गलत अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में प्रवेश ना पाने पाए। लेकिन सर हुआ क्या, जब हम लोग वहां खुद काउंसलिंग स्थल पर गए, जब हम लोगों को पता चला कि नहीं काउंसलिंग गलत तरीके से हो रही, तो सर हमने एक टीम इलाहाबाद भेजी और एक टीम बेसिक शिक्षा निर्देशालय लखनऊ भेजी, जिसमें मैं खुद शामिल था, बड़े भैया अमित तिवारी भी शामिल थे। हम लोग डिप्टी निर्देशक सर शिवन विक्रम सर से मिले। उन्होंने जब उनको ये मामला अवगत कराया तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों का मामला बड़ा संवेदनशील है, आप ऐसा करिए, अभी यहीं पर सचिव प्रताप बघेल सर हैं, क्यों ना आप उनसे मिलके अपनी बात रखिए जाके। जब हम लोगों ने सर वहां पे अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा हमने एक बार 2 जून को 22/12/2018 की विज्ञप्ति जारी कर दी है और वही विज्ञप्ति दोनों भर्तियों में, चाहे वो 31,277 रही हो, चाहे अगली आने वाली 37,000 भर्ती हो, दोनों में वो लागू होगी। लेकिन सर आप मेरी बात तो सुनिए 2 मिनट सर, नहीं 2 मिनट सर प्लीज सर। जब सर इस चीज के लिए तो हम लोगों ने कहा सर क्यों ना आप सर एक फिर से विज्ञप्ति जारी कर दीजिए 31,277 के लिए, ताकि सर जो गलत तरीके से काम हो रहे हैं वो उन पर बीएससी को थोड़ा सा रुकावट मिले। लेकिन सर वो कहने लगे नहीं,
यही है, आप बीएसओ को अवगत कराइए। सर आप मेरी 1 मिनट सर, 1 मिनट बस। जब सर हम लोगों ने प्रत्येक अभ्यर्थी ने अपना अपना उत्तरदायित्व संभाला और प्रत्येक हर जनपद के अभ्यर्थी ने हर बीएसए को फोन किया। सर मैं बता दूं, व्यक्तिगत तौर पे कम से कम 50 बीएसए को मैंने फोन किया, जिनमें सर मथुरा के बीएसए थे, उन्होंने कहा कि ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, हमें जो लिस्ट दी गई है, जितनी सीटें हैं, हम किसी बच्चे को नहीं रोकेंगे, हम सबको भर्ती करेंगे। सर आपको मैं बताता चलूं, झांसी, मथुरा, जहां पर सर बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों का भी जो है नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया, जब हम लोगों ने वहां के बीएसए से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो 68,500 के आधार पर भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि वहां जो ऑर्डर आया था उसी को लेके हम कर रहे हैं। सर आपकी बात समझ में आ गई। शबनम जी के पास, शबनम पांडे जी, एक तो आपके सचिव कह देते हैं कि बीएसए से बात करिए, बीएसए कह रहे हैं कि हमको अधिकारियों ने जो निर्देश दिया हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। ऐसे में ये जो डैंगलिंग हो गया ना, जो हिल रहा है, ये छात्र युवा और करे तो क्या करे? शबनम जी, शबनम जी, शबनम पांडे जी, आपको आवाज मिल रही है? शबनम जी बोले आप। आखिर ये शबनम पांडे जी, आखिर ये सचिव साहब कह रहे हैं कि बीएसए से बात करिए, बीएसए से बात करिए, तो कह रहे हैं कि सचिव ने जो आदेश दिया हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, नोटिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। आखिर ये छात्र करें तो क्या करें? देखिए प्रदीप जी, मैं ऐसा नहीं मानती कि इस तरीके से इतनी हिम्मत अधिकारियों को होगी कि जो नोटिफिकेशन है उसके खिलाफ जाएं। नियम के तहत ही वो कार्रवाई करेंगे, नहीं तो उनकी नौकरी के भी लाले उन्हें पड़ सकते हैं। कभी मैम मेरे पास नहीं हुई, मैम मेरे पास कम से कम 50 जिलों के बीएसए के जो है सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूं। मैम आप एक बार मैम हम लोगों के बारे में सोचिए, जिनका हम लोगों का फ्यूचर खराब हो रहा है। सर एक बार आप अधिकारियों के बारे में नहीं कि यदि अधिकारियों ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। रंजीत, अमित तिवारी भी कुछ करे थे। हाँ, जब 68,500 की भर्ती अलग है, आप उसके नोटिफिकेशन पर भर्ती कर ही कैसे सकते हैं? 69,000 की भर्ती अलग है, उसके नोटिफिकेशन पर भर्ती हो रही है। आप गोंडा इतने सारे बैक वाले, बाहरी राज्य वाले, एनओसी वालों को आपने अंदर कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम होते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग निकाल लेते हैं, हम बीएसए साहब को दिखाते हैं, हम इस सचिव साहब की कोई गलती नहीं देते। सचिव साहब ने आदेश पारित किया है, हम कह तो रहे हैं सचिव साहब ने आदेश पारित किया, पर बीएसए मानने को नहीं तैयार। जो काउंसलर्स हैं उनकी काउंसलिंग ही नहीं हुई, वो कहते हैं हमको ऐसा कुछ पता ही नहीं। ओंकार नाथ सिंह जी आपके पास भी आऊंगा जी। काउंसलर्स कहते हैं हमको कुछ ऐसा पता ही नहीं, हमारे संज्ञान में कोई मामला ही नहीं। कैसा 22, 12, 18 है, कैसे बीटीसी बैक वाले, क्यों सीटेट वाले इनवैलिड हैं? उनको यही नहीं मालूम है कि बीएड किया हुआ जो सीटेट है वो इनवैलिड क्यों है। मैम बीएड शामिल ही नहीं था। मैम परीक्षा हुई 2018 में और अभ्यर्थी जो सीटेट में 2019 में पास है, उसको नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा रहा है। कहां तक के सही आप बताइए। कोर्ट की वजह से भर्ती 5 साल लेट हो जाती है, तो बाद में 5 साल में जो भी अभ्यर्थी आ जाएंगे वो उस भर्ती में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, जवाब दे शबनम जी। जब आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, आप बैठिए भाई, आपसे अभी रिएक्शन लेंगे जी। नहीं, आ रहा हूँ आप ही के पास। देखिए मैं पूरी तरीके से इस बात के लिए आश्वस्त कर रही हूँ कि नियम विरुद्ध कोई भी भर्ती नहीं होगी, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सारी बातें हैं। और यहाँ तक कि जो भर्तियां 31,000 कुछ की हो रही है, उसमें भी मैंने बार बार बताया कि ये कोर्ट को मेंशन करते हुए वो सारी भर्तियां हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे में अगर इन्हें कोई कंफ्यूजन हुआ है तो ये निश्चित तौर पे ये अभ्यर्थी अपने कंफ्यूजन को खत्म करें। और अगर मैम कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए उनको जी। वो कोर्ट का रास्ता अपनाए। देखिए जो ही ये है स्थिति, ठीक है मैं तो कह रही हूँ पूरे पारदर्शी तरीके से हो रहा है। ठीक है, धमकी दे रहे हैं भाई, उनके पास जाना ओंकार नाथ सिंह जी धमकी दे रहे हैं भाई, उनके पास जाना मेरी मजबूरी है। ओंकार नाथ सिंह जी आप ये बताइए, शबनम पांडे जी कह रही हैं ये जितनी भी भर्तियां हो रही हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रही हैं, ऐसे में धांधली का सवाल कहां से उठता है?
बीएसए की बात कर रहे हैं, ये तो खाली अपनी बहस करने के चक्कर में लगे हुए, बात ही नहीं समझ रहे हैं क्या हो रहा है। 69,000 जब भर्ती हुई थी तो हर बच्चे को लखनऊ से जिला इलाज नहीं हुआ था, विद्यालय इलाज हुआ था। वो विद्यालय में जाके उसे ज्वाइनिंग की थी। अब की क्या किया इन्होंने जिला इलाज किया है, और जिले में जिसने ज्वाइन भी कर लिया अभी उसको नौकरी नहीं मिली है, वो वहीं रुक गया है। तो इसलिए सबसे पहली चीज आप ये जानिए, ये कोई बीएसए की गलती नहीं है, न सचिव गलती है, ये शासन स्तर पे गलती हुई है। और मुझे तो ताज्जुब है, दिनेश शर्मा जैसा कॉम्पिटेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस मिनिस्ट्री का इंचार्ज है और उसके तहत किया हुआ, जो खुद प्रोफेसर है उसके तहत किया हुआ है। शर्म की बात है ये कि इस तरह की घटना हो रही है और जिसकी वजह से बच्चों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये बातें इन लोग को समझना चाहिए। ये लड़के तो बीएसए से बात करके अपने को बहुत वो समझ रहे हैं और सेक्रेटरी से बात करके समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया और सरकार सुन नहीं रही है। सरकार ये सब करा रही है। अगर सरकार ये करा रही होती तो आप बताइए कि अगर आपने 68,000 में 31,000 का आपने सिलेक्शन की बात की, तो आपने यहीं से विद्यालय क्यों नहीं अलॉट किया? यहीं से क्यों नहीं उनकी क्या कहते हैं आपने मेरिट देखी कि जो लड़के ऊपर मेरिट में उनको पहले भेजो, जो बाद में उनको बाद में भेजेंगे? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? किसने कह दिया कि 65% 60% आप रख लीजिए बेस? आ रहा हूँ, ठीक है अमित तिवारी, आपके पास भी आऊंगा। आ रहा हूँ, ठीक है अमित तिवारी, आपके पास भी आऊंगा जी। ठीक है ओंकार नाथ सिंह जी, आपकी बात हो गई। मनोज जी के पास चलो। मनोज जी देखिए, सपना पांडे जी कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सारी चीजें हो रही हैं। ओंकार नाथ सिंह जी कह रहे हैं इसमें बीएसए की सचिव की गलती नहीं है, शासन स्तर पर गलती है। निश्चित तौर पे देखिए, किसी भी बीएसए लेवल के अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बगैर शासन की प्रश्रय के किसी भी तरीके का अनैतिक काम कर सके। और एक करेगा, दो करेगा कि सारे करेंगे? सारे एक ही स्टेज पे करेंगे जब ऊपर से सचिवालय में बैठे अधिकारी उसको इस बात की सहमति देंगे कि आपको इस आधार पे भर्ती करनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का ये मंतव्य है कि इस आधार पे भर्ती होनी चाहिए। अगर उस आधार पे, अगर मैं इस बात से मैं भी सहमति रखता हूं कि बीएसए के पास इतनी पावर नहीं है कि वो शासन के विरुद्ध कोई बात करना शुरू कर दे, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं। आपकी बात ठीक है ओम जी। नहीं हाँ। मैं और बता रहा हूं, लेकिन आप एक बात क्यों भूल जाते हैं? यह अनामिका शुक्ला वाली सरकार है, इसमें पता नहीं एक अनामिका शुक्ला कितने दिनों से तनख्वाह ले रही है। तो ये सब कुछ क्लियर है। और ये शिक्षक, जो जिस तरह शिक्षकों के बारे में आप बात कर रही हैं, ये कोई पोस्ट पोल अलायंस और प्री पोल अलायंस नहीं है, ये शिक्षकों की भर्ती है। जिस आधार पे आप टीवी पे बोल रही हैं शबनम जी, ये आपका गलत बयानबाजी है। ये सरकारों में विधायकों का, पार्टियों का अलायंस नहीं है। अगर उनका हक है तो सबसे पहले उनके हक की भर्ती के आदेश पे उनको मिलना चाहिए। जवाब बाहरी कैसे घुस रहे हैं आप? मनोज जी जवाब ले लीजिए। इसको हमने उजागर किया, हमारे भ्रष्टाचार नहीं है, आपके भ्रष्टाचार को उजागर किया है। तो आप तो दूध के धुले हैं। चाहे पुलिस भर्ती रहा हो या कहीं और भर्ती, एक ही जाति विशेष की भर्ती हुई है। हम कहीं से भी भ्रष्टाचार नहीं करते, हम कहीं से भी उत्तर प्रदेश का बंटाधार करती है। ये सब मत करिए, इससे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। जवाबदेही युवाओं ने आपकी तय की है, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, आप बेवजह हम तो भर्तियां कर रहे हैं, हमारी जवाबदेही है। हमने 3 लाख से ज्यादा भर्तियां की है और इतनी भर्तियां, इतनी नौकरियां आज तक किसी सरकार ने नहीं दी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र हमारी सरकार है जो 3 लाख। नहीं, वो हम बात करेंगे ना, आप रुकिए। और शबनम पांडे जी ठीक है, मुझे ओंकार नाथ सिंह जी से एक सवाल पूछना। ओंकार नाथ सिंह जी, आपने कहा इसमें गलती शासन स्तर पर है, नीचे के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ सकती है। आप मुझे ही बता दीजिए, आपने लंबे समय तक शासन किया है, नीचे के क्या अधिकारी गलती नहीं करते, वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? अगर तो आप ये मानिए कि आपकी सरकार में भी जो भ्रष्टाचार हुए वो सब ऊपर तक, गंगा ऊपर से नीचे ही बह रही थी।
कैंप आप पर आरोप लगे, जो भी हम तो कैंप आप पर आरोप लगे, जो भी भ्रष्टाचार में आपने लोगों को सस्पेंड किया, जी 10 साल से तो सत्ता में थे ना, नहीं आप केंद्र में 10 साल से तो सत्ता में थे ना। प्रदीप जी ये व्यापम वाले हैं, एक्सपर्ट हैं इस मामले में भाई। ये शिक्षा के मामलों में कैसे घोटाले किए जाते हैं, ये व्यापम वाले घोटाले वाली सरकारें हैं, इनको बहुत जानकारी है, एक्सपर्टीज है इनके अंदर भाई घोटाले करने का। क्या उसमें भ्रष्टाचार हुआ तो हम समझ जाएंगे। नहीं आप तो आप पर इतने आरोप लग, जी शबनम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? में रहते यूपीए ने किया तो इसका मतलब इनकी सरकारें लिप्त थी, पर हमारे समय में ऐसा नहीं है। वो अधिकारियों ने और शबनम पांडे जी, ओंकार नाथ सिंह जी, ये बात ठीक है कि ये आज विषय नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, भाजपा ने क्या किया, ये विषय नहीं है। विषय है युवाओं को रोजगार देने का। हम उसी पर सवाल पूछेंगे। आ रहे वापस अमित तिवारी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आ रहा हूँ जी। ये विषय नहीं है, लेकिन विषय इन्होंने ही बनाया, इन्होंने ही कहा कि ये शासन स्तर से है। ठीक है ओंकार नाथ सिंह जी, थोड़ा सवाल पूछने दीजिए। ये देश का युवा सवाल पूछना चाह रहा है। बैठे होते हैं। ये बात ठीक है, ये बात अच्छी है, सवाल इस बात का लेकर ये बात ठीक है, ये बात अच्छी है, ये बहुत अच्छा है ओंकार नाथ सिंह जी, आप खुले दिल से बात कर रहे हैं। ठीक है व्यापम वाले से प्रदीप जी पूछेंगे, सवाल भी गलतियां हुई नहीं। अमित तिवारी का रुख करेंगे। ओंकार नाथ सिंह जी आ रहा हूँ आपके पास। अमित तिवारी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। सर हम यहाँ पर राजनीतिकरण नहीं करने आए, ना हमको राजनीति से कोई मतलब है। हम सामान्य अभ्यर्थी हैं, हमको नौकरी चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। और बिल्कुल हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, शासन स्तर से निर्देश स्पष्ट निकाले गए। चीजें जब उपलब्ध हैं तो हम शासन को गलत नहीं कह सकते हैं, नीचे से ही हुआ है। क्योंकि एक को आप निर्गत कर देते हैं और दूसरे को नहीं करते हैं, कम नंबर वाले को, तो यानी कि बीएसए को जानकारी थी, तभी ना आपने एक को कर दिया और एक को नहीं किया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ शासन स्तर से गलती नहीं हुई। मैं शासन की गलती बिल्कुल नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे राजनीतिकरण नहीं करना है। बिल्कुल ठीक कर राजनीतिकरण नहीं करना। हमारे पास मैं बता देता हूँ, गोंडा के बीएसए आजम, आप नाम बताइए ना। ना इतना समय नहीं है हमारे पास। भाई की 15 कितने मनोज जी, मैक्सिमम 50 बीएसए, 50 बीएसए गलती कर रहे हैं, मैक्सिमम 50 जगहों से खबरें आई। 50 बीएसए पे कब कार्रवाई होगी ये बताइए। इन अभ्यर्थियों को आप आश्वासित करिए, 1 2 3 4 5 नहीं, 50 के 50। लेकिन काउंसलर्स की काउंसलिंग पहले होनी चाहिए थी। काउंसलर्स को पता ही नहीं हमको काउंसलिंग करनी कैसी है, कैसे तो मैं कह रहा हूं कैसे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। बात यह है काउंसलर्स को यही नहीं मालूम कि डॉक्यूमेंट्स में हमको चेक क्या करना है, हमको कैसे सीटेट वाले को बाहर करना है, कैसे 22 12 18 लगाना है। ठीक है भाई शबनम पांडे जी, ये हमारे देश का युवा कह रहा है कि अधिकारियों को, निचले अधिकारियों को पता ही नहीं है कि किसको चयनित करना है, किसको चयनित नहीं करना है। कैसे अधिकारी हैं ये? लगा रहे हैं शासन स्तर पे कहीं कोई गलती नहीं है। अधिकारियों की तरफ से भी अगर गलती है तो हम बता रहे नहीं। देखिए आप गलत आरोप लगा रहे हैं ओंकार जी, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। बताइए ओंकार नाथ सिंह जी। जब 69,000 की भर्ती हुई थी तो शासन की तरफ से ये आदेश हुआ था कि हर व्यक्ति को विद्यालय अलॉट किया जाए। इस बार क्यों नहीं यही हुआ? यहीं से विद्यालय क्यों नहीं अलॉट किया गया? तो जिले अलॉट कर रहे हैं, जिले स्तर पर विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। जिला अलॉट करने के बाद उसकी काउंसलिंग हो रही है। वही तो कह रहा हूँ कि जिला नहीं अलॉट करना चाहिए था। उस पर बात करिए ना सर। ठीक है विद्यालय तो सर जिला स्तर से अलॉट होंगे, वो तो जिला स्तरीय भर्ती है, वो तो एक अलग चीज है। ये जो युवा बैठे हैं वो कह रहे हैं कि जिला स्तर की है सर, स्टेट लेवल की भर्ती नहीं है, जिला स्तर से विद्यालय अलॉट होंगे, उसमें कुछ गलत नहीं हुआ है। जो गलती है वो मैं बता रहा हूँ, उस पे मैं मैम से सिर्फ एक ही विनती करते हैं कि आप दोबारा से काउंसलर्स की काउंसलिंग करवाइए और सही से काउंसलिंग की जाए और जो इनवैलिड लोग हैं इनको बाहर किया जाए। जी ठीक है ओंकार नाथ सिंह जी, आप बटन जी हमारे साथ में आएंगे। जी रंजीत आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर,
सर हम केवल मैम से इतना आश्वासन चाहते हैं जी कि यदि जिन जिलों के बीएसए ने अगर किसी तरह की कोई गलती की है तो हम देख रेख में उसकी जांच कराएंगे और यदि वो गलती करते हुए पाए गए हैं तो उनको दंडित किया जाएगा। और जो इस तरीके के अभ्यर्थी अंदर किए गए हैं, हम केवल मैम से आश्वासन चाहते हैं कि हम इस पर अपने विभाग से बात करेंगे, मंत्री जी से बात करेंगे कि यदि ऐसा कुछ हुआ है तो उस पर क्यों ना कार्रवाई की जाए इस तरीके के अधिकारियों को। और जो अभ्यर्थी जो इस तरीके के अभ्यर्थियों को निर्गुण पत्र। बात आपकी हो गई। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी है, वो भी देश की युवा है, बबली पाल जुड़ चुकी है। जी बबली जी बताइए आपकी समस्या क्या है? उसको मान्य किया जाए और जो अवैध है उसे जो इस भर्ती से दूर किया जाए। देखिए वैध, और अभी हमारे माननीय साथी बैठे हुए हैं जो बोल रहे हैं कि वैध है। अरे जो प्रूफ हो जाए, जो अपने मानक पूरे होकर रहा हो, वो कैसे वैध हो सकता है? एक छोटा सा ह्यूमन एरर हुआ है। और जो आशुतोष के केस की बात हो रही है कि खारिज हो गया है, तो जैसे अभी मैं नेट से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी अपनी बात कहने के लिए, यही आशुतोष जी के केस में हुआ था। माननीय वकील जी जज साहब से कनेक्ट ही नहीं हो पाए और बिना सुने ही उनका केस खारिज कर दिया गया। ये बताइए कहाँ से सही है? तो अपने माननीय साथी जी से अनुरोध करेंगे पहले वे अपनी वर्तनी सुधारें और अपनी हिंदी को मजबूत करें। और ये संशोधन इतिहास में कोई पहली बार नहीं होने जा रहा है, कई भर्तियों में दिया गया। IAS पीसीएस जैसी भर्तियों में भी संशोधन का मौका देते हैं। LT ग्रेड का पेपर हुआ, उसमें भी अभी 3 दिन संशोधन का मौका दिया गया। और रही बात इस भर्ती की, तो इस भर्ती में भी सरकार से भी गलतियां हुई हैं, उनको भी सुधारने का मौका दिया गया है। कोर्ट ने अभी 3 हफ्ते का समय सरकार को। युवा बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि आप कम से कम इतना तो आश्वासन दे दीजिए कि अगर इसमें कोई गलती हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार लोगों को, अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं। अभी क्रय विक्रय केंद्र पर जो धांधली हुई उसमें बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। तो ये युवा आपसे ये आश्वासन चाह रहे हैं कि आप कहें के न्यूज पर बैठकर कि आप ये मुद्दा शासन स्तर पर लोगों को अवगत कराएंगी और इसका समाधान कराने की कोशिश करेंगी। और सर ये जो हम लोगों की मानवीय ह्यूमन त्रुटि हुई है कि इसमें अगर गड़बड़ी करने की किसी ने भी हिमाकत की, चाहे वो किसी स्तर का अधिकारी हो, आपने देखा तमाम विभागों में ऐसे अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की गई। कोई भी बख्श नहीं जाएंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब मामलों में 0 टॉलरेंस रखते हैं। इसको मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े आंकड़े हैं अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का, ये पूर्व की सरकारों में नहीं हुआ करती थी। अगर कहीं भी किसी ने किया है इस लापरवाही तो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार पूरी पारदर्शी तरीके से इसमें भर्ती कर रही है और सरकार के करने से नहीं होता। देखिए सरकार कर रही है, मानने की बड़ी पारदर्शिता है, तो इन बच्चों के साथ कैसे अन्याय हो रहा है? मैम हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए हमको यहाँ पर आना पड़ा, मीडिया का सहारा लेना पड़ा क्योंकि हमने अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारी मानने को तैयार नहीं है मैम, इसलिए हम यहाँ पर आए मीडिया के सामने। हमको मीडिया डिबेट करने का कोई शौक नहीं, हम सामान्य अभ्यर्थी हैं, सिर्फ जाएंगे अपनी नौकरी करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, इतना हमें करना है। निश्चित तौर पे कार्रवाई करेगी अगर कोई दोषी पाया गया। ये अच्छी बात है, ठीक है। ये भाई उन्होंने आश्वासन दे दिया, ये अच्छी बात है, ठीक है। ये भाई उन्होंने आश्वासन दे दिया आपको कि सरकार कार्रवाई करेगी और शबनम जी मुद्दा उठाएंगी। ओंकार नाथ सिंह जी, आप बार बार कह रहे हैं कि विद्यालय अवार्ड आवंटित करना चाहिए, लेकिन हमारे साथ जो युवा हैं वो कह रहे हैं ये जिले की भर्तियां हैं। अमित जी आप ओंकार नाथ सिंह जी से बात कर लीजिए। ये सर एक मिनट पहले ओंकार नाथ सिंह जी को लीजिए। जी अलग जिलों में हुआ था। जी बताइए अमित जी, पूछ लीजिए। जिला स्तरीय भर्ती है, बेसिक एग्जाम एक हुआ कि अलग अलग? बेसिक शिक्षा एग्जाम एक हुआ है जी सर, एग्जाम एक हुआ है, एक एग्जाम हुआ है, 60-65 का कट ऑफ लगाया गया, 1,46,060 बच्चे पास हुए थे, 12,460 के फॉर्म रिजेक्ट हुए सर। उसके बाद में 1,36,060 के अकॉर्डिंग रिजल्ट बनाया गया, जिसमें से 69,000 लोगों को लिया गया। 69,000 में नहीं वो ठीक है, लेकिन उनका जो आपका जो सवाल है ओंकार नाथ सिंह जी, आपने सवाल सुन लिया, भर्ती एक ही हुई थी, अलग अलग नहीं हुई है।
यही करना अमित तिवारी जी। फिर वो मामला सर सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि जो शिक्षा मित्र जितने पद बता रहे उनको आप होल्ड रख लीजिए। बात उसकी नहीं है, सीधा सवाल आ रहा हूं शबनम पांडे जी। जी सुन लीजिए पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि जो जिले एग्जाम एक ही साथ होता है, पर जब रिजल्ट निकलता है तो वो जिलेवार, ऐसी और भी भर्तियां हुई है, जिलेवार रिजल्ट निकलता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे जिले में जाके काम नहीं कर सकते हैं, तो बहुत से ऐसे पद होते हैं जिसके एग्जाम एक साथ होते हैं, लेकिन जिलेवार रिजल्ट निकलता है, मेरिट जिलेवार बनती है। ठीक है, ओंकारनाथ सिंह जी को भी सुन लेते हैं भाई। शबनम जी। जी ओंकारनाथ सिंह जी। एक निकला था और जिले के हिसाब से किया गया था, तो मेरिट तो एक ही जगह बनी होगी ना। बिल्कुल। तो जब मेरिट एक जगह बनी होगी तो नीचे वाला ऊपर कैसे आ गया, जब तक यहाँ से नहीं किया गया होगा। सर ये जो सर एक ही बनी है, सर मेरिट एक ही बनी है, मेरिट एक ही बनी है, मेरिट अलग जब सर 67। अरे भाई सुनो तो, आप बहस कर रहे हो, सुनो पहले मेरी बात को जो मैं समझा रहा हूँ। ओंकारनाथ सिंह जी का ये कहना है कि जिलेवार, ठीक है ओंकारनाथ सिंह जी, मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ आगे। जी जी बताइए जी। समझे, सवाल इस बात का है, जब 69,000 सिलेक्शन हो गया और उसमें से 31,000 लोगों का सिलेक्शन होना था, उनको जिले वाइज भेजना था, तो जब जिले वाइज भेजा गया है तो उसमें मेरिट क्यों नहीं यही छांटी गई? ये बच्चे समझ पा रहे हैं, ये तो मेरिट तो ये बननी चाहिए थी ना सर। हम लोगों से जिला वरीयता क्रम ही मांगा गया है, जिला वरीयता क्रम जो मांगा गया उसी हिसाब से हमको लोगों को जिलों में भेजा गया है। ये हमारी बहस का मुद्दा नहीं है, मेरा समय भी खत्म हो गया, अंतिम पड़ाव पर चलेंगे। शबनम पांडे जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि बाकी जो 37,000, मैं डिटेल आपको बता, 37,339 लोग हैं, वो भी राह देख रहे हैं कि उनको दीपावली का तोहफा मिल जाए। 90 दिन हो गए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व हुए, अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। क्या आप सुप्रीम कोर्ट पे जाके इन बाकी बचे 37,339 लोगों को भी रोजगार देंगी? का समय दिया था और 3 महीना हो चुका है, हो सकता है दिवाली के पहले सुप्रीम कोर्ट अपना जो रिजर्व रखे हुए हैं जजमेंट उसको दे दे। इसमें सरकार क्या, अभ्यर्थी भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, कोई भी एक याचिका डाल सकता है। अरे भाई अभ्यर्थी तो बहुत कमजोर होता है, हमारे पास कहाँ से इतना पैसा है, हम कैसे सुप्रीम कोर्ट हर बार कोर्ट ही कैसे जाते रहे? डिस्क्लोज कर सकते हैं। हाँ मनोज जी आप कुछ कहना चाहिए। ठीक है ठीक है, हाँ मनोज जी आप कुछ कहना चाहिए। ने बड़ी अच्छी बात कही थी, इस डिबेट में 3-4 बार इस बात को कहा कि अभ्यर्थी कोर्ट चले जाए। आप निश्चित रहिए कि अगर ये कोर्ट जाने वाली प्रक्रिया आप लगातार बताती रहेंगे तो ये भी आपको आपके उचित स्थान पर भेज देंगे। ये सारा जो लफड़ा हुआ, ये हुआ क्यों ये जानिए प्रदीप जी। उन शिक्षा मित्रों को जो 1 लाख से ज्यादा थे, जिनको प्रधानमंत्री जी ने आश्वासित किया था कि हम आपके साथ न्याय करेंगे, अरे अन्याय कर दिया आपने। और उनके चक्कर में इन जो दूसरी भर्ती वाले शिक्षक थे उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। आप अन्याय कर सकते हो, न्याय करने की हिम्मत और ताकत आप में नहीं है। ठीक है, अडानी जी के साथ भाई हो गई, अंबानी के साथ टाइम खत्म हो गया। मनोज जी समय खत्म। ओंकारनाथ सिंह जी आपका फाइनल कमेंट, कैसे सुलझ सकती है ये समस्या, कैसे मिलेगा युवाओं को रोजगार? मुख्यमंत्री जी जानते थे कोर्ट में केस चल रहा है, और कोर्ट में केस चलने के बावजूद सरकार ने अपनी तरफ से एफिडेविट भी दे रखा है कि हमसे गलती हुई, इसके बावजूद मुख्यमंत्री 5 बच्चों को बुला के उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे रहे हैं। मतलब ये मजाक नहीं तो और क्या है। और बच्चे यहाँ आपके सामने किस तरह से अपनी परेशानी दे रहे हैं, आपके सामने है। तो ये सारी चीजें जब तक इकट्ठा ये समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसमें बड़े सब धांधली हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें सजा मिलनी चाहिए। अरे वो सचिव साहब ने समझा दिया है मनोज जी ठीक है। अमित तिवारी जी आपका फाइनल कमेंट। सर इतना चाहते हैं कि मैम हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएं और उनसे आश्वासन लें, इसमें दोबारा से अच्छे तरह से काउंसलर्स की पहले काउंसलिंग हो, फिर ये काउंसलिंग की जाए और सारे नियम कायदों के तहत में काउंसलिंग हो। काउंसलर को पता होना चाहिए कि हमको काउंसलिंग करनी कैसे। ये भर्ती इतनी जल्दबाजी में कर दी गई कि 2 दिन में काउंसलिंग संभव नहीं थी, काउंसलर्स को पता ही नहीं था, जो पुराने टीचर हैं उनको लगा दिया गया। ठीक है रंजीत जी आपका फाइनल कमेंट। सर मैं चाहता हूं कि मैम हम लोगों का मुद्दा जो है मुख्यमंत्री सर को, मंत्री जी को,
सबको अवगत कराएं। और सर वो तो आश्वासन दे दिया उन्होंने भाई। जी सर, जो इस भर्ती में योग्य भर्ती नहीं है उनको कतई इस भर्ती में शामिल ना होने दिया जाए, क्योंकि सर उनकी वजह से हम तृतीय काउंसिलिंग प्रतीक्षारत अभ्यर्थी का सर हनन हो रहा है। ठीक है बबली पाल जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगी आप? फाइनल समय में यही कहेंगे कि हमारे जो मूल दस्तावेज हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उनसे मिलान कर लिया जाए। और अगर हम जिले की मेरिट में फाइट कर रहे हैं तो हमें वहां पर नियुक्ति दी जाए, क्योंकि यहाँ पर बात योग्य की हो रही है। सर हमने शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा था, ऑपरेटर का फॉर्म नहीं भरा था कि 1 अंक की गलती हो गई तो हमारी वो क्षमा करने योग्य नहीं है। सरकार को भी इसी भर्ती में अपनी गलती सुधारने का मौका दिया गया है और अभी भी दिया जा रहा है, तो हमें मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? संविधान में समय समय पर संशोधन हो रहा है, तो हमारा संशोधन क्यों नहीं? सर हमारी शासन प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है कि हमें भी अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे और हमारे जो मूल दस्तावेज हैं उनको देख ले। अगर हम जिले में फाइट कर रहे हैं तो हमें एक मौका और दिया जाए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि योग्य की बात, तो योग्य तो अगर हमारा गुणांक अच्छा है, हम मेरिट को प्रभावित नहीं कर रहे, जिले में आ रहे हैं, तो हम योग्य हैं। सर कुछ विरोधी हमारे हैं जो गलत तरीके से मैसेज दे रहे हैं, सुधारने का मौका दिया जाए। आप लोग इसलिए भी आंदोलन करते। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है, प्रदेश की सरकार रोजगार देना चाहती है, इसीलिए उसने मुख्यमंत्री जी ने 1 हफ्ते के अंदर 31,000 लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया और अधिकारियों को आदेश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर नौकरी दी जाए। नौकरी तो दी गई, लेकिन इसमें तमाम तरह के इफ एंड बट्स भी लग गए हैं। और ये कैसे सुधरेगा? दूसरा, जो बाकी 37,000 अभ्यर्थी हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चलते हुए 90 दिन का हो गया है। जो ऑर्डर रिजर्व था वो कब खारिज होगा, उस पर कब आदेश आएगा और बाकी उन लोगों को नौकरी मिलेगी? संशोधन करने की बात जो बबली पाल उठा रही थी, उसका अधिकार उनको कब मिलेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और चलते चलते हम फिर बता दें कि हमारा देश सबसे युवा देश है और अगर इन युवाओं को नौकरी मिल जाती है तो इससे प्रदेश का और देश का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और अगर नौकरी नहीं मिली तो दिक्कत हो सकती है, देश को भी होगी, प्रदेश को भी होगी, क्योंकि ये युवा तब खाली हाथ होंगे और इनके पास करने का कुछ नहीं होगा, देश तरक्की नहीं कर पाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।